वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेट एनर्जी फॉर्मेशन से। मतलब हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कितना एनर्जी बना, लिंक रिएक्शन के टाइम पे कितना एनर्जी बना, क्रेब साइकिल के टाइम पे कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये सारा अभी हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट एनर्जी फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो ये आपको तब समझ में आएगा नेट एनर्जी फॉर्मेशन जब आप लोग इससे पहले वाले प्रीवियस जो लेक्चर है उसको आप लोग देखिएगा। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे करके एक रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है और एक रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है और कितना ATP बनता है। तो लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखे थे कि एक रिड्यूस NaDH2 से, देखिए यहाँ पर, एक रिड्यूस NaDH2 से कितना ATP का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलते हैं कितना, 2.5 ATP का फॉर्मेशन होता है तब जब हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस NaDH2 किसके थ्रू ऑक्सीडाइज होगा, किसको अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा तब। ठीक है। और लास्ट लेक्चर से हम लोग ये भी कंक्लूजन निकाले थे कि एक रिड्यूस FADH2 जब कॉम्प्लेक्स 2 को अपना इलेक्ट्रॉन्स देता है तो हम लोग बोलेंगे कितना ATP का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग बोलेंगे 1.5 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये कब होता है, जब हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 को अपना इलेक्ट्रॉन्स को देता है तब। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है, किसमें, हम लोग बोलेंगे नेट एनर्जी फॉर्मेशन में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो अब देखो, अब हम लोग क्या जानते हैं ना कि होता क्या है, जैसे कि मान लो कि ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है। देख लो ऐसे करके, ये क्या चीज़ है, ये वाला एरिया क्या चीज़ है, सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है ना, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला क्या है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है। मान लो ये क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है ये। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, देखो। ठीक है, ऐसे बना दे रहा हूँ। ये वाला क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। देखो, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, जिसमें क्या प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। और इस फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, क्रिस्टी बोलते हैं। है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, आई एम का मतलब इनर मेम्ब्रेन है ना। और ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस, इसको हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये हम लोग जानते हैं। और ये जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज़, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर क्या चलता है, क्रेब साइकिल चलता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब देखो हो क्या रहा है नेट एनर्जी फॉर्मेशन में। हम लोग क्या जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्यों साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को करवाने के लिए जितना भी एंजाइम्स चाहिए, सारा का सारा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। तो ग्लाइकोलाइसिस में हो क्या रहा था, तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूट जा रहा था ऐसे करके। देखो ये क्या है, पी है मतलब पायरुविक एसिड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे थे क्या चीज, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है तो उस टाइम पे देखिएगा आप लोग कि सेल क्या करता है, 2 ATP को क्या करता है, कंज्यूम करता है, और 4 ATP क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूस होता है। तो नेट गेन कितना ATP का हुआ, नेट गेन हम लोग बोलेंगे कितना ATP का हुआ, 4 - 2 इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे 2 ATP का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे नेट गेन हुआ ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या होता है, 2 रिड्यूस NaDH2 का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NaDH2 का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, यही होता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, नेट गेन कितना ATP का हुआ ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, हम लोग बोलेंगे नेट गेन कितना ATP का हुआ, 2 ATP का हुआ नेट गेन। ठीक है, और कितना रिड्यूस NaDH2 बना, तो हम लोग बोलेंगे कितना रिड्यूस NaDH2 बना, कितना, 2 रिड्यूस NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ। कितना रिड्यूस NaDH2, 2 रिड्यूस NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ। ये कंक्लूजन निकला ग्लाइकोलाइसिस से। अब याद कीजिए क्या हुआ था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे ये पायरुविक एसिड कहाँ इंटर कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर कर जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू इंटर करेगा तो हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड को
ये पायरुविक एसिड को ट्रांसपोर्ट करने वाला ट्रांसलोकेटर प्रेजेंट होता है। देखो ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेटर। क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेटर, ये भी है। तो एक मॉलिक्यूल का जब ग्लाइकोलाइसिस, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो दो मॉलिक्यूल्स का पायरुविक एसिड बनेगा। दोनों मॉलिक्यूल्स का पायरुविक एसिड डिपेंड करता है इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एरोबिक कंडीशन के टाइम पे पायरुविक एसिड क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर कर जाएगा। देखो इंटर कर गया। ठीक है, अब जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करता है तो हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलता है? एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसको हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में एक नया मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटाइल को एंजाइम। उसी तरह ये पायरुविक एसिड भी क्या होगा? पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन जो हो रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन ही क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक करता है। ठीक है, और जब लिंक रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे देखो ध्यान से, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या निकलेगा? रिड्यूस NADH2 निकलेगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 निकलेगा। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या निकलेगा? हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा। कोई भी एटीपी का फॉर्मेशन होगा हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन के टाइम पे कोई भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल क्या होता है? दो रिड्यूस NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? लिंक रिएक्शन का कंक्लूजन। क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पर? दो रिड्यूस NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जब लिंक रिएक्शन चल रहा होता है, देखिएगा मैं ये वीडियो में बताया हूँ कि जब लिंक रिएक्शन होता है तो लिंक रिएक्शन के टाइम पे हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, इसीलिए लिंक रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक ना? तो ये क्या चीज़ है? पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के टाइप पे कंक्लूजन क्या है? दो रिड्यूस NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना एसिटाइल कोएंजाइम बना है? दो एसिटाइल कोएंजाइम बना है। ठीक है, क्यों दो एसिटाइल कोएंजाइम बना? क्योंकि दो पायरुविक एसिड बना। किससे? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। अब देखो ये जो पहला जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो इंटर कर जाएगा किसमें? हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, दूसरा जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो इंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में, दूसरा क्रेब्स साइकिल में। तो इसका मतलब कितना क्रेब्स साइकिल चलेगा? दो क्रेब्स साइकिल चलेगा। ठीक है, और एक क्रेब्स साइकिल से कितना रिड्यूस NADH2 निकलता है? तो देखिएगा मैंने बताया हूँ, एक क्रेब्स साइकिल से हम लोग बोलेंगे तीन रिड्यूस NADH2 निकलता है, एक रिड्यूस FADH2 निकलता है, और हम लोग बोलेंगे एक GTP मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ इस क्रेब्स साइकिल से भी क्या निकलेगा? तीन रिड्यूस NADH2 निकलेगा, एक रिड्यूस FADH2 निकलेगा, और हम लोग बोलेंगे एक GTP मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, तो दो क्रेब्स साइकिल चलेगा, दो क्रेब्स साइकिल चलेगा तो कितना रिड्यूस NADH2 निकला? 3 + 3 कितना? 6 रिड्यूस NADH2 निकला। ठीक है, कितना रिड्यूस FADH2 निकला? हम लोग बोलेंगे 1 और 1, 2 रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल निकला। और कितना GTP मॉलिक्यूल निकला? हम लोग बोलेंगे कितना? 1 + 1 कितना? 2 GTP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये कंक्लूजन था किससे? हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल से। तो अब देखिए अब क्या होगा? हम लोग बोलेंगे, अब देखो हो क्या रहा है, हम लोग क्या जानते हैं कि एक रिड्यूस NADH2 से कितना ATP का फॉर्मेशन होता है? 2.5 ATP का फॉर्मेशन होता है। एक रिड्यूस FADH2 से कितना ATP का फॉर्मेशन होता है? 1.5 ATP का फॉर्मेशन होता है, न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पर क्या है? दो रिड्यूस NADH2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू रिड्यूस NADH2 से कितना ATP निकला? 2.5, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2.5 ATP इज इक्वल टू कितना? कितना हम लोग बोलेंगे? 5 ATP। यहाँ पर समझ में आ गया? लिंक रिएक्शन के टाइम पे कितना रिड्यूस NADH2 निकला? 2 रिड्यूस NADH2 निकला, और एक रिड्यूस NADH2 से कितना ATP बनता है? 2.5 बनता है। तो 2 रिड्यूस NADH2 से कितना ATP बनेगा? कितना ATP बनेगा? हम लोग बोलेंगे 2 इंटू कितना? 2.5 ATP इज इक्वल टू कितना? कितना ATP? हम लोग बोलेंगे 5 ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना? अब क्रेब्स साइकिल में देखो कितना 6 रिड्यूस NADH2 है ना, एक रिड्यूस NADH2 से कितना ATP बना? 2.5 बना, तो 6 से कितना बनेगा? तो हम लोग बोलेंगे 6 इंटू 2.5 इज इक्वल टू कितना होगा?
हम लोग बोलेंगे 15 ATP, ठीक है। उसी तरह 2 FADH2 है, एक FADH2 से कितना ATP मॉलिक्यूल बना, 1.5 बना, तो 2 FADH2 से कितना बनेगा, 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू कितना, हम लोग बोलेंगे 3 ATP, ठीक है। और 2 GTP मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट हम लोग बोलेंगे क्या चीज, 2 ATP, 2 ATP के इक्विवेलेंट होता है 2 GTP, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना, टोटल एनर्जी हम लोग बोलेंगे, टोटल एनर्जी प्रोडक्शन क्या हुआ, टोटल एनर्जी फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या हुआ, इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे कितना ATP बना, कितना 2 + 5 7, 7 + 5 कितना, हम लोग बोलेंगे 12, 12 + 15 कितना 27, 27 + 3 कितना 30, 30 + 2 कितना 32 ATP का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हुआ, न्यू कॉन्सेप्ट। अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट रहता तो यहाँ पर कितना बनता, 38 ATP का फॉर्मेशन होता, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो यही होता है, हम लोग बोलेंगे नेट एनर्जी फॉर्मेशन। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि किसी किसी बुक में क्या लिखता है, देखो किसी किसी बुक में हम लोग बोलेंगे ऐसे करके लिखता है, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसे करके लिखता है 32/30 ATP, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि कब 32 ATP बनेगा और कब 30 ATP बनेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो कितना ATP बन रहा है, 32 ATP बन रहा है, नेट एनर्जी फॉर्मेशन में कितना ATP बन रहा है, 32 ATP बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये 32 ATP बनेगा। लेकिन अब बुक में क्या लिखता है, 32 ATP भी बनेगा और क्या बनेगा, 30 ATP भी बनेगा। तो पता कैसे चलेगा कि ये 30 ATP बन रहा है या 32 ATP बनेगा या 30 ATP बनेगी, कब होगा। तब देखो इसको जानने के लिए हम लोग बोलेंगे, इसको जानने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज़, शटल सिस्टम का। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, इसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज़ का, हम लोग बोलेंगे शटल सिस्टम का, कि कब हम लोग बोलेंगे 32 ATP बनेगा और कब कितना ATP बनेगा, 30 ATP बनेगा, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या स्टडी करते हैं, शटल सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सटल सिस्टम को हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं कि एंट्री ऑफ रिड्यूस NADH2, जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 बना है, वो कैसे करके हम लोग बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एंट्री ऑफ रिड्यूस NADH2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल, कैसे करके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है। या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड जीपीएस। मास का मतलब होता है मेलेट एस्पार्टेट शटल, जीपीएस का मतलब होता है ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल, ठीक है। इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, शटल सिस्टम, ठीक है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, शटल सिस्टम, याद रखिएगा, ये बताता है कि किस टाइम पे 32 ATP बनेगा और किस टाइम पे हम लोग बोलेंगे 30 ATP बनेगा। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 बना था, वो कैसे करके माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो सटल सिस्टम का यूज करते हैं। एक को बोलते हैं मैलेट एस्पार्टेट सटल, दूसरा को बोलेंगे ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट सटल, ठीक है। ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है, ये बहुत आसान है। देखो शटल सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि शटल सिस्टम का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली बिटवीन, हम लोग बोलेंगे टू प्लेस। जैसे कि मान लो कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ठीक है ना, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ है, ठीक है। फिर ये ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर ये यहाँ चला गया, ठीक है। फिर से ट्रांसपोर्ट होकर फिर से वापस यहाँ आ गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शटल। शटल का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन दी टू प्लेस कंटिन्यूसली, और हम लोग बोलेंगे रेगुलरली, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शटल, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि कितना सटल सिस्टम डेवलप है, दो सटल सिस्टम डेवलप है। एक को हम लोग बोलेंगे मैलेट एस्पार्टेट सटल और एक को हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट सटल। और ये सटल का काम क्या चीज़ है, ये सटल का काम है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 बना था, उसको कहाँ तक पहुँचाना, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुँचाना। मतलब हम लोग बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करा के कहाँ तक पहुँचाना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुँचाना,
ठीक है। तो इसी से आपको पता चलेगा कि 32 एटीपी बनता है और कितना एटीपी बनता है, 30 एटीपी बनता है। इसी कॉन्सेप्ट से पता चलेगा, इसी शटल सिस्टम से पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं मैथ्स के बारे में, मैलेट एस्पार्टेट शटल। शटल का मतलब तो समझ में आ गया कि क्या होता है। शटल का मतलब हम लोग बोलेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन टू प्लेस कंटिन्यूअसली और रेगुलरली। ठीक है। तो शटल सिस्टम का दो टाइप होता है, मैलेट एस्पार्टेट शटल और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। ठीक है ना। और ये दोनों का काम क्या चीज़ है, रिड्यूस NaDH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना उसको कहाँ तक पहुँचाना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुँचाना। ठीक है ना। तो देखो इसको हम सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल के बारे में। ठीक है। तो ध्यान से देखिए मैलेट एस्पार्टेट शटल, इसको यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको ऐसे समझते हैं। ये मान लो कि ये क्या चीज़ है, सेल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है। ये वाला एरिया क्या चीज़ है, सेल का साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है और ये वाला देखो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, देखो हम लोग क्या जानते हैं कि ये मैलेट एस्पार्टेट शटल का काम क्या चीज़ है कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NaDH2 बना है उसको कहाँ तक पहुंचाना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचाना। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ है। मतलब हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूट गया है। देखो यहाँ पर। ठीक है। यही है ना कॉन्सेप्ट। और जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो सेल क्या किया है, 2 ATP को लगाया है। कितना एटीपी प्रोड्यूस हुआ है, 4 ATP बना है। तो नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, हम लोग बोलेंगे नेट गेन हुआ कितना एटीपी का, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 ATP का क्या हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे नेट गेन हुआ है। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। बार बार ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो जब भी ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, हो रहा है या फिर ग्लाइकोलाइसिस हुआ है तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या बना है सेल के साइटोप्लाज्म में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NaDH2 का भी फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। और ये रिड्यूस NaDH2 भी क्या है, अनस्टेबल है, मतलब इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ देगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देगा। ठीक है ना। लेकिन हम लोग बोलेंगे ये जो रिड्यूस NaDH2 कितना मॉलिक्यूल बना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NaDH2 बना है। ठीक है। तो ये जो रिड्यूस NaDH2 बना है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे क्रॉस नहीं कर सकता है, ना ही आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, ना ही इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है और इसको क्या करना है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना है। और ये क्या नहीं कर पा रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है ना। तो इसी के लिए हम लोग स्टडी करते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है ना। तो देखो होता क्या है, मैलेट एस्पार्टेट शटल करता क्या है कि हम लोग बोलेंगे ये मैलेट एस्पार्टेट शटल क्या करता है, रिड्यूस NaDH2 को। देखो मैलेट एस्पार्टेट शटल का काम ये है, जो रिड्यूस NaDH2 है, मैलेट एस्पार्टेट शटल का काम क्या चीज़ है, रिड्यूस NaDH2 को। देखो यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस NaDH2 बना, मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, इसको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NaDH2 बनता है कब, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पर, ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NaDH2 बना। तो मैलेट एस्पार्टेट शटल का काम क्या चीज़ है कि देखो ये जो रिड्यूस NaDH2 है ना, इसको मैलेट एस्पार्टेट शटल पकड़ के क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, आउटर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और रिड्यूस NaDH2 को कहाँ तक पहुँचाता है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाता है। ये क्या चीज़ है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों ऐसा कर पा रहा है ये मैलेट एस्पार्टेट शटल, क्योंकि मैलेट एस्पार्टेट शटल क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे क्या कर सकता है, आउटर जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको क्रॉस कर सकता है, इनर जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, आउटर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का उसको क्रॉस कर सकता है। और इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को भी ये मैलेट एस्पार्टेट शटल क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। तो ये मैलेट एस्पार्टेट शटल का काम क्या चीज़ है, रिड्यूस NaDH2 को भी क्या करा देना, अपने साथ क्रॉस करा देना। और कहाँ तक पहुँचा देना, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचा देना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर रिड्यूस NaDH2 कहाँ पहुँच गया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँच गया। ठीक है। अब ये रिड्यूस NaDH2 हम लोग बोलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, तो ये रिड्यूस NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन्स को, याद रखिएगा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, ये किसको देगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 को देगा। ठीक है। ये क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 होगा जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स 3 है। ठीक है।
और ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 है। यहाँ पर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है और ये कॉम्प्लेक्स 5 जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ऑक्सीजोम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ऑक्सीजोम। ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिड्यूस NaDH2 कॉम्प्लेक्स 1 को अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, जैसे ही दिया ये रिड्यूस NaDH2, तो ये रिड्यूस NaDH2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और इसका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया, हम लोग बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 में चला गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 से हम लोग बोलेंगे, देख लीजिएगा मैकेनिज्म है जो मैंने बताया है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 से कहाँ जाएगा, यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल। क्यू मतलब क्या चीज़ है, क्यू मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल, यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल है ये। ये यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मोबाइल होता है, ठीक है। मतलब ये जो इनर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिपिड का जो बाइलेयर है, ठीक है, उसको उसमें आसानी से ये क्या कर पाएगा, ये यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल फ्लोट कर पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 लिया और किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स को यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल को दे दिया। जैसे ही हम लोग बोलेंगे यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लिया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल में, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो जो रिडक्शन हुआ यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल में, उसको हम लोग QH2 के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबीक्विनोन इज नोन एज क्या चीज, यूबीक्विनोल। ये क्या चीज बन गया यहाँ पर, ये क्या चीज है, यूबीक्विनोल है, ठीक है। तो जब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 से यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल में जा रहा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा एनर्जी लेके जाता है कि ये क्या करा देता है, क्या करा देता है, 4H प्लस को मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ पर ये मूव करा देता है, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या करा देता है, मूव करा देता है, ठीक है। अब ये मैंने बताया था, देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर डिटेल में बताया था, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे मैलेट स्पार्टेट शटल के बारे में समझाना है और कितना ATP बनता है वो समझाना है, ठीक है। तो अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन्स चला गया हम लोग बोलेंगे यूबीक्विनोन में। यूबीक्विनोन रिड्यूस हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यूबीक्विनोन में, तो ये रिड्यूस हो गया यूबीक्विनोन, जिसको हम लोग QH2 के फॉर्म में दिखा रहे हैं। अब ये QH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, यूबीक्विनोल बोलते हैं। तो अब ये यूबीक्विनोल हम लोग बोलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 से फिर वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा। तो जब ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 3 को देता है, तो कॉम्प्लेक्स 3 में देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है ना, वो ऐसे करके क्यू मैनर में होता है, ऐसे करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू साइकिल। तो क्यू साइकिल किस में चलेगा, हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल चलेगा किस में, कॉम्प्लेक्स 3 में चलेगा, ठीक है। और जब हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ जा रहा होता है, तो वो इतना ज़्यादा एनर्जी लेके चलता है कि वो क्या करता है, ये एनर्जी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, 4H प्लस को मूव करा देता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ मूव करा देता है, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया, कॉम्प्लेक्स 4 में चला गया। कॉम्प्लेक्स 4 से हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, और 2H प्लस के प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे सारा का सारा क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे वाटर बन जाएगा, जिस वाटर को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, मेटाबॉलिक वाटर। और ये मेटाबॉलिक वाटर क्या करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो केमिकल रिएक्शंस होता है, उस केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए जो वाटर का नीड पड़ता है, उसका फुलफिलमेंट ये वाटर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फोर से मैट्रिक्स की तरफ जा रहा होता है, तो ये इतना ज़्यादा एनर्जी लेके जाता है कि ये क्या करा देता है, क्या करा देता है, हम लोग बोलेंगे 2H प्लस आयन को मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से मूव करा देता है किस तरफ, हम लोग बोलेंगे कहाँ, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ये वाला इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में मूव करा देता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैट्रिक्स से क्या हो रहा है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ बढ़ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ हाइड्रोजन आयन का नंबर या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे जो इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसके बीच में इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और कोई भी सिस्टम का क्या चीज़ में चाहता है, इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, इसीलिए जितना H प्लस मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में मूव किया है, उतना H प्लस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वापस आएगा कहाँ, मैट्रिक्स में वापस आएगा। तो कैसे करके आएगा, तो आने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजोम प्रेजेंट है, जिसको हम लोग F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल टुगेदर देखो ध्यान से, जब एक रिड्यूस NaDH2 कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिया, तो ऑल टुगेदर कितना H प्लस का मूवमेंट हुआ मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कितना, 4 + 4 + 2 = 10H प्लस क्या हुआ, मूव किया।
कहाँ से, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ तक, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, तो अब देखो, अब सबको क्या करना है, जितना भी H+ मूव किया सबको कहाँ आना है, वापस मैट्रिक्स में आना है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आना है। ठीक है, तो आने के लिए क्या प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 5 प्रेजेंट है, ऑक्सीजोम प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजोम का भी देखो दो पार्ट है, एक को हम लोग बोलेंगे बेस ऑफ द ऑक्सीजोम, दूसरा को बोलेंगे हेड ऑफ द ऑक्सीजोम। बेस को हम लोग F0 बोलते हैं, हेड को हम लोग F1 बोलते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा, इसके स्ट्रक्चर कैसे करके काम करता है। अभी बस इतना जानो कि ये जो मतलब बेस जो होता है ऑक्सीजोम का, ये हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, जो लिपिड बाइलेयर होता है उसमें क्या होता है, एम्बेडेड रहता है। और ये बेस क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, देखो ध्यान से, ये वाला क्या है, चैनल का फॉर्मेशन क्या है, देखो ये वाला, इस चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोन चैनल। ठीक है, ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, H+ आयन चैनल। ठीक है ना, और ये सब जितना भी देखो ये सब चैनल है ना, ये सब सारा का सारा प्रोटोन चैनल से। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स 1 में भी प्रोटोन चैनल होता है, कॉम्प्लेक्स 3 में भी प्रोटोन चैनल होता है, कॉम्प्लेक्स 4 में भी प्रोटोन चैनल होता है। ठीक है ना, प्रोटोन चैनल वैसा चैनल होता है जो प्रोटोन को क्या करता है, मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो बेस ऑफ द ऑक्सीजोम में क्या है, प्रोटोन का चैनल है, और ये प्रोटोन का चैनल में हम लोग बोलेंगे 4H+ बाइंडिंग साइट होता है। एक बार में ये कितना H+ को ला सकता है, हम लोग बोलेंगे एक बार में ये 4H+ को क्या कर सकता है, ये ऑक्सीजोम इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से कहाँ ला सकता है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ला सकता है, एक बार में 4H+ को ला सकता है। ठीक है, दूसरा बार में फिर से 4H+ आएगा, तीसरा बार में फिर क्या आएगा, 2H+ आएगा, कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, जब फर्स्ट टाइम ये 4H+ को वापस ला रहा होता है कौन, ऑक्सीजोम, कहाँ से, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से, कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये 4H+ के कारण हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, इसमें ऑक्सीजोम में प्रोटोन मोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है, मतलब प्रोटोन मोटिव फोर्स, मतलब प्रोटोन के मूवमेंट से डेवलप किया गया फोर्स, जिसको बोलते हैं प्रोटोन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटोन मोटिव फोर्स इतना सफिशियंट होता है कि ये क्या करता है, इसका जो हेड होता है ऑक्सीजोम का हेड, इसको क्या कर देता है, 120 डिग्री एंगल में घुमा देता है, रोटेट करा देता है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जिसके कारण क्या होता है, एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। जब 4H+ आया कहाँ से कहाँ, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से, कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। ठीक है, 4H+ से कितना एटीपी बना, एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग बोलेंगे फिर से 4H+ आएगा। ठीक है, फिर से 4H+ आएगा, फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ होगा। फिर कितना बच गया, 2H+ बच गया, फिर 2H+ आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना एटीपी बनेगा, हम लोग बोलेंगे 0.5 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो नेट कितना एटीपी बना, हम लोग बोलेंगे 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। कितना H+ मूव किया था, 10H+ मूव किया था मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये 10H+ क्यों मूव किया था, क्योंकि हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस NaDH2 कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज हुआ था। एक रिड्यूस NaDH2 जब अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको दिया था, कॉम्प्लेक्स 1 को दिया था, तब ये 4H+ मूव किया था मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। तब जाके कितना एटीपी बना, 2.5 एटीपी बना। ठीक है, मतलब बताने का मतलब ये हो गया कि एक रिड्यूस NaDH2 से कितना एटीपी बनता है, हम लोग बोलेंगे कितना एटीपी बनता है, 2.5 एटीपी बनता है, 2.5 एटीपी बनता है। कब बनता है ये, हम लोग बोलेंगे जब रिड्यूस NaDH2 कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये रिड्यूस NaDH2 ग्लाइकोलाइसिस का जो रिड्यूस NaDH2 था, जब वो मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू आएगा, ठीक है ना, तो याद रखना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, और हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, और हम लोग बोलेंगे 2.5 एटीपी बनेगा। ठीक है, ये कब हुआ, मैलेट एस्पार्टेट शटल से जब ग्लाइकोलाइसिस का रिड्यूस NaDH2 कहाँ आया, हम लोग बोलेंगे कहाँ, कहाँ इंटर किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, या किसको अपना ये को दिया, इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को दिया तब। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंक्लूजन निकालते हैं, नेट एनर्जी प्रोडक्शन मास के थ्रू जब रिड्यूस NaDH2 कहाँ, किसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया था, कॉम्प्लेक्स 1 को दिया था, तब कितना एनर्जी बनेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे नेट गेन कितना एटीपी का हुआ था, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, 2 एटीपी का हुआ। कितना रिड्यूस NaDH2 बना था, तो हम लोग बोलेंगे कितना रिड्यूस NaDH2 बना था, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे 2 रिड्यूस NaDH2 बना था, ये हम लोग जानते हैं। लिंक रिएक्शन के टाइम पे कितना रिड्यूस NaDH2 बनता है, तो हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NaDH2 बनता है, हम लोग जानते हैं। क्रेब्स साइकिल के टाइम पे कितना रिड्यूस NaDH2 बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे 6 रिड्यूस NaDH2 बनेगा। और कितना रिड्यूस FADH2 बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस FADH2 बनेगा।
और हम लोग बोलेंगे 2 GTP मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। अब देखो मास के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो रिड्यूस NADH2 ये किसके थ्रू आ रहा है, मास के थ्रू आ रहा है। देखो यहाँ पर मैलेट एस्पार्टेट शटल ला रहा है। ठीक है, तब जाके कितना ATP बनवा रहा है, 2.5 ATP बन रहा है। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस NADH2 से मास के थ्रू जब आ रहा है ये रिड्यूस NADH2, तब कितना ATP बन रहा है, 2.5 ATP बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रिड्यूस NADH2, 2 रिड्यूस NADH2, तो कितना होगा 2 इंटू 2.5। ठीक है, ये कब और हम लोग बोलेंगे जब मास के थ्रू आया रिड्यूस NADH2। इस चीज़ को याद रखना, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को दिया तब, तो कितना ATP बनेगा, हम लोग बोलेंगे 5 ATP बना। ठीक है, 5 ATP बना। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 इंटू एक रिड्यूस NADH2 से कितना ATP बन रहा है, 2.5। तो 2 रिड्यूस NADH2 से कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू कितना, हम लोग बोलेंगे 5 ATP। ठीक है, और क्रेब साइकिल में क्या हो रहा है, 6 रिड्यूस NADH2, तो 6 इंटू कितना करेंगे, 2.5 करेंगे, क्योंकि एक रिड्यूस NADH2 से कितना ATP बना, 2.5 ATP बना। तो 6 रिड्यूस NADH2 से 6 इंटू 2.5 ATP बनेगा कितना, मतलब कितना हो जाएगा 15 ATP। और ये क्या है, 2 FADH2, हम लोग को पता है कि एक FADH2 से कितना ATP बनता है, एक FADH2 से याद रखिएगा, एक FADH2 से कितना ATP बनता है, न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1.5 ATP बनता है। तो यहाँ पर 2 FADH2, तो 2 इंटू कितने क्या होगा, 1.5 ATP होगा। कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 3 ATP बनेगा, और 2 GTP इज इक्विवेलेंट हम लोग बोलेंगे 2 ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, तो टोटल कितना कितना हम लोग बोलेंगे ATP बना, या टोटल नेट एनर्जी प्रोडक्शन कितना हुआ, कितना हुआ, चलो काउंट करते हैं। 15, ऐसे करके काउंट करते हैं, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 15 30, 30 + 2 32 ATP का फॉर्मेशन हुआ। कब, जब हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 मास के थ्रू आया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, मास के थ्रू आएगा तो क्या होगा, 32 ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, और हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा कि रिड्यूस NADH2 है ना, रिड्यूस NADH2 याद रखिएगा, जब भी कभी अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को देगा तो हमेशा न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2.5 ATP बनेगा ही बनेगा, इसको एकदम याद रखना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और रिड्यूस FADH2 हमेशा हम लोग बोलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 बनेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, तब देगा जब ये रिड्यूस NADH2 किसके थ्रू आए, हम लोग बोलेंगे मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू आए, तब याद रखिएगा। ये क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे 2.5 ATP बनेगा, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो नेट एनर्जी फॉर्मेशन मास के थ्रू दिखा दिया, 32 ATP हुआ। अब देखो यहाँ पर, अब 30 ATP का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है ना, देखो अगर मान लो कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो 2 रिड्यूस NADH2 बना था वो रिड्यूस NADH2 मास के थ्रू नहीं आके GPS के थ्रू है, मतलब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू है, तब क्या कितना ATP बनेगा, तब हम लोग बोलते हैं 30 ATP बनेगा। तो देखो कैसे बनता है, देखो ध्यान से, एक चीज़ दिमाग में रखो कि हम ये क्या चीज़ है, ये हम लोग बोलेंगे सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अगर ये सेल का साइटोप्लाज्म है तो हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ OM, मतलब आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये वाला जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM। और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में देखो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, हो ये रहा है, और ये वाला क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो ये वाला एरिया क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर क्रेब्स साइकिल चला है। ठीक है, तो देखो ये साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटा है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, 2 ATP सेल कंज्यूम करता है, मतलब लगाता है, 4 ATP प्रोड्यूस होता है। तो नेट गेन कितना ATP का हुआ, नेट गेन हम लोग बोलेंगे कितना, 4 हम लोग को मिला, 2 हम लोग लगाए, 4 - 2 इज इक्वल टू कितना, हम लोग बोलेंगे 2 ATP का क्या हुआ, नेट गेन हुआ ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या होता है, 2 रिड्यूस NADH2 भी तो बनता है, याद कीजिए स्टेप नंबर 6 में 2 रिड्यूस NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक रिड्यूस NADH2 हम लोग बोलेंगे, ये दूसरा रिड्यूस NADH2 है।
ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। तो ये जो रिड्यूस NADH2 है, ये क्या है, अनस्टेबल, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तभी अपना इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दे पाएगा जब ये हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके कहाँ तक पहुंचे, इनर मेम्ब्रेन तक पहुंचे। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है यहाँ पर, देखो इसको पहुंचाने के लिए जो रिड्यूस NADH2 है उसको पहुंचाने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ डेवलप है, GPS डेवलप है, मतलब ग्लिसरोल। यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ GPS, GPS का मतलब हो गया ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल। ठीक है, ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल। तो ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल याद रखिएगा कि ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल क्या करता है, आसानी से क्या करता है हम लोग बोलेंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको क्रॉस कर जाता है। ठीक है, कौन, ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल। तो जब ये ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा होता है तो उस टाइम पे ये करता क्या है कि अपने साथ ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 को भी क्या करता है, ले आता है। और ये रिड्यूस NADH2 को हम लोग बोलेंगे कहाँ तक पहुँचा देता है, कहाँ तक पहुँचाता है, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन तक पहुँचा देता है। तो देखो रिड्यूस NADH2 कहाँ पहुँच गया, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुँच गया। ठीक है, और ध्यान से देखिए, अब रिड्यूस NADH2 इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस तक पहुँच गया, किसके कारण, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के कारण। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर ये जो GPS होता है ना, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, याद रखना ये रिड्यूस NADH2 को कभी भी कॉम्प्लेक्स 1 तक नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल हमेशा रिड्यूस NADH2 को कॉम्प्लेक्स 2 तक पहुंचा पाएगा, क्योंकि ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल का रीच कहाँ तक रहता है, कॉम्प्लेक्स 2 तक मतलब रहता है। ठीक है, तो ये वाला क्या हम लोग बोलेंगे, क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स 2 का स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल को, यहाँ बना दे रहा हूँ, ये मान लो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स 3 है, ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स 4 है, ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 5 है। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स 5 है। कॉम्प्लेक्स 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम बोलते हैं, ऑक्सीजोम। और ये ऑक्सीजोम का क्या है, बेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F0। और ये क्या है, हेड है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, F1, इसीलिए ऑक्सीजोम को हम लोग F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स 1 किस तरफ होगा, कॉम्प्लेक्स 2 के पहले क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 1 होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 तक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल का रीच नहीं होता। इसका रीच कहाँ तक होता है, हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 तक होता है। ठीक है, लेकिन मैथ्स जो होता है, मैथ्स का रीच कहाँ तक होता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 तक होता है। इसीलिए जब भी कभी ये रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, अगर ये मैथ्स के थ्रू आएगा, मैलेस एस्पार्टेट शटल के थ्रू आएगा, तो हम लोग बोलेंगे वो किसके थ्रू ऑक्सीडाइज होगा, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि मैलेट एस्पार्टेट शटल का रीच कहाँ तक रहता है, कॉम्प्लेक्स 1 तक रहता है। लेकिन जब भी कभी रिड्यूस NADH2 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू आएगा, ये कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। हमेशा हम लोग बोलेंगे कि ये किसके थ्रू ऑक्सीडाइज होगा, कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल का रीच कहाँ तक रहता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 तक ही रहता है। ऑक्सीडाइज होगा मतलब ये जो रिड्यूस NADH2 है, जो अनस्टेबल, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, किसके लिए, ये वाला रिड्यूस NADH2 के लिए। यहाँ पर देखो ऐसे करके, तो ये रिड्यूस NADH2 जैसे ही बाइंड करेगा, ठीक है, मतलब बाइंड करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, देने के बाद ये रिड्यूस NADH2 क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, किसमें, नैड में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना समझ रहे हो, और ये नैड वापस साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ठीक है, डिटेल्ड मैकेनिज्म है जो कि मैं सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे करके 30 ATP बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गया, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 में आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स 2 में हम लोग बोलेंगे कोई भी प्रोटॉन का चैनल प्रेजेंट नहीं होता, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में दे देगा। यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, QH2 को हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल। देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर। अब ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा। ठीक है, तो जब कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 में जा रहा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा एनर्जी लेके चलता है, ये क्या करता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग बोलेंगे 4H+ को मूव करा देता है, कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ 4H+ मूव कर गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 में याद रखना इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो क्यू मैनर में होता है, ऐसे करके क्यू मैनर में होगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स 3 में क्या चलेगा, क्यू साइकिल चलेगा। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स 4 में कहाँ पहुँच गया, क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन्स
कॉम्प्लेक्स 4 से जब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कहाँ आएगा, मैट्रिक्स में आ जाएगा, वापस मैट्रिक्स में आ जाएगा, और मैट्रिक्स में ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड नेसेंट ऑक्सीजन, और हम लोग बोलेंगे 2H+ की प्रेजेंस में ये क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, मेटाबॉलिक वाटर बना देगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर। और मेटाबॉलिक वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है उसका फुलफिलमेंट करता है कौन, ये मेटाबॉलिक वाटर, ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो सके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 से हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहा होता है, तो ये इतना ज़्यादा एनर्जी लेके चलता है, तो ये क्या करा देता है, हम लोग बोलेंगे 2H+ को मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से मूव करा देता है, इसका हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ, ठीक है। और ये सब जो देख रहे हो ये सब क्या, प्रोटोन चैनल, ये भी क्या, प्रोटोन चैनल, कॉम्प्लेक्स 3 में भी प्रोटोन चैनल प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स 4 में भी प्रोटोन चैनल प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटोन को इसीलिए मूव कराता है क्योंकि इसके पास 4 प्रोटोन का बाइंडिंग साइट है। कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटोन को इसीलिए मूव करा रहा है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्योंकि इसके पास हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटोन को बाइंड करने वाला बाइंडिंग साइट है। तो ऑल टुगेदर क्या हुआ, ऑल टुगेदर हम लोग बोलेंगे जब रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना था वो GPS मतलब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू आएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हम लोग बोलेंगे 4+2 कितना 6H+ कहाँ से कहाँ मूव करेगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस तक मूव करेगा। तो ध्यान से देखो कि मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन आयन कम हो गया है, और इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, जिसके कारण हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस हो गया बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो जितना भी प्रोटोन मैट्रिक्स से कहाँ गया, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गया, वो सारा प्रोटोन वापस आएगा कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी स्टेबिलिटी मेंटेन होगा। और ये प्रोटोन्स को आने के लिए हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजोम लगा हुआ है या कॉम्प्लेक्स 5 लगा हुआ है। तो ये ऑक्सीजोम का 2 पार्ट है, को बोलेंगे बेस पार्ट हमेशा इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के लिपिड बाइलर में इम्बेड रहेगा, और ये हेड किस तरफ रहेगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ रहेगा, जिस तरफ हेड रहेगा उधर ही ATP बनेगा। तो ये बेस में देखो ध्यान से, ये बेस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे चैनल होता है ऐसे करके, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रोटोन चैनल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोन चैनल, ठीक है, प्रोटोन चैनल बोलेंगे। और ये एक बार में कितना प्रोटोन को ला सकता है, हम लोग बोलेंगे 4 प्रोटोन को ला सकता है, कहाँ, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो वही मैं दिखा रहा हूँ, देखो एक बार में कितना H+ आएगा, हम लोग बोलेंगे एक बार में 4H+ आएगा, ठीक है, 4H+ आया, कहाँ से कहाँ, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से वापस मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब ये 4H+ आ रहा होता है ऑक्सीजोम के थ्रू, तो ऑक्सीजोम में ये क्या डेवलप करता है, प्रोटोन मोटिव फोर्स डेवलप करता है, ठीक है। प्रोटोन मोटिव फोर्स का मतलब हो गया, प्रोटोन का मतलब H+, मोटिव का मतलब मूवमेंट, फोर्स का मतलब फोर्स, मतलब जब भी कभी प्रोटोन का मूवमेंट होगा ऑक्सीजोम के थ्रू, तब जो डेवलपमेंट ऑफ फोर्स होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटोन मोटिव फोर्स इतना सफिशियंट होता है कि इसका जो हेड होता है ऑक्सीजोम को, ये हेड को 120 डिग्री एंगल में रोटेट कर देता है। तो 120 डिग्री एंगल में जैसे ही रोटेट करता है तो हम लोग बोलेंगे क्या क्या होता है, एक ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मतलब हो गया 4H+ से कितना ATP बना, एक ATP बना, कितना बच गया, 2H+ बच गया। अब ये 2H+ फिर से वापस आएगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हम लोग बोलेंगे ये हेड को घुमाएगा 120 डिग्री एंगल में, ठीक है। तो कितना 4 से एक ATP बना, तो 2H+ से कितना ATP बनेगा, हम लोग बोलेंगे 0.5 ATP बनेगा। तो टोटल कितना ATP बना, हम लोग बोलेंगे 1.5 ATP बना, कितना H+ से, हम लोग बोलेंगे 4+2 6H+ से। और ये 6H+ क्यों गया था, हम लोग बोलेंगे 6H+ इसीलिए गया था जब एक मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस NADH2 ऑक्सीडाइज हुआ था कॉम्प्लेक्स 2 से। तो एक जब मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस NADH2 ऑक्सीडाइज हुआ किससे, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 2 से। क्यों कॉम्प्लेक्स 2 से हुआ, बिकॉज ऑफ द हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के कारण, तब हम लोग बोलेंगे कितना ATP बना, 1.5 ATP बना। हमेशा याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स 2 से अगर ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूस NADH2 या रिड्यूस FADH2, तो हमेशा 1.5 ATP बनेगा, इसको हमेशा याद रखना है। कॉम्प्लेक्स 1 से ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूस NADH2, तो हमेशा 2.5 ATP बनेगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 2 याद रखना रिड्यूस NADH2 का भी इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है वाया GPS, और कॉम्प्लेक्स 2 रिड्यूस FADH2 का इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, जो क्रैब साइकिल में रिड्यूस FADH2 बना था उसका, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि एक रिड्यूस NADH2 जब GPS के थ्रू आता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को देता है, कॉम्प्लेक्स 2 से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, और हम लोग बोलेंगे 1.5 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो नेट ATP का देखो फॉर्मेशन क्या हुआ यहाँ पर, नेट ATP का फॉर्मेशन में देखो क्या हुआ, जिसको GPS के थ्रू, ठीक है ना। देखो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या हो रहा है,
ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हम लोग बोलते हैं कितना नेट एटीपी का गेन हो रहा है, हम लोग बोलेंगे 2 नेट एटीपी का गेन हो रहा है, ठीक है। और कितना रिड्यूस NADH2 बनता है, तो हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADH2 बनता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। लिंक रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम के टाइम पे भी क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। क्रेब्स साइकिल के टाइम पे हम लोग बोलेंगे 6 रिड्यूस NADH2 का फॉर्मेशन होता है, 2 रिड्यूस FADH2 का फॉर्मेशन होता है, और हम लोग बोलेंगे क्या होता है 2 GTP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या हुआ, 2 ATP बना, ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे 2 रिड्यूस NADH2 बना। एक रिड्यूस NADH2 जीपीएस के थ्रू जब आएगा तो कितने एटीपी बना रहा है, 1.5 एटीपी बना रहा है। तो 2 रिड्यूस NADH2 यहाँ पर कितने एटीपी को बनाएगा, हम लोग बोलेंगे 2 इंटू 1.5 एटीपी। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ जीपीएस, जीपीएस का मतलब हो गया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू जब ये आ रहा था, तो कितना एटीपी बनेगा, 15 इंटू 2 कितना 3 एटीपी, मतलब 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 एटीपी बन गया। लिंक रिएक्शन के टाइम पे कितना एटीपी बनेगा, याद रखना लिंक रिएक्शन के कहाँ हुआ है, लिंक रिएक्शन कहाँ चला है, लिंक रिएक्शन हुआ है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम, इस चीज़ को याद रखना। और हम लोग बोलेंगे जितना भी मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम और जितना भी रिड्यूस NADH2 रिड्यूस FADH2 मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम में बनता है, वो रिड्यूस NADH2 हमेशा ऑक्सीडाइज होता है कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, और जब कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा तो हम लोग बोलेंगे 2.5 एटीपी बनता है। तो यहाँ पर लिंक रिएक्शन के टाइम पे कितना होगा, 2 इंटू हम लोग बोलेंगे 2.5 एटीपी इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा 5 एटीपी, ठीक है, का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह हम लोग बोलेंगे 6 रिड्यूस NADH2 से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 6 इंटू 2.5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि याद रखना ये सब कहाँ चला है, क्रेब्स साइकिल के टाइम पे ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे जो मॉलिक्यूल बना है वो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और रिड्यूस NADH2 जो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, और कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा तो हमेशा 2.5 एटीपी बनेगा ही बनेगा न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो 6 इंटू 2.5 एटीपी इज इक्वल टू कितना होगा, 15 एटीपी बनेगा। और रिड्यूस FADH2 हमेशा कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है, तो रिड्यूस FADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो कितना एटीपी बनता है, 1.5 एटीपी बनता है। तो कितना यहाँ पर है, 2 रिड्यूस FADH2 तो 2 इंटू कितना 1.5 इज इक्वल टू कितना हम लोग बोलेंगे 3 एटीपी, यही हो गया ना। और 2 GTP मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू हम लोग बोलेंगे 2 ATP मॉलिक्यूल, यही हो गया। तो अब देखो नेट एनर्जी फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कितना होगा, इसको काउंट करते हैं, दोबारा काउंट करते हैं। 2 + 3 5 + 5 10 10 + 15 25 25 + 5 कितना 30 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। कब, हम लोग बोलेंगे जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल काम किया तब, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो मैंने बताया था ना 30 और 32 का जो कॉन्सेप्ट होता है ये यही होता है। 32 तब एटीपी तब बनेगा जब हम लोग बोलेंगे मैस काम करेगा, मैस का मतलब हो गया क्या चीज़, मैस का मतलब हो गया क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम काम करेगा, ठीक है। 30 एटीपी तब बनेगा हम लोग बोलेंगे जब जीपीएस काम करेगा, मतलब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल काम करेगा, ठीक है ना। तो ये जो शटल सिस्टम है ना इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी तो मैं ये समझाने के लिए बताया हूँ कि एटीपी 32 और 30 एटीपी क्यों बनता है न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बताया हूँ। तो अब देखो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कब 32 एटीपी बनेगा और कब हम लोग बोलेंगे 30 एटीपी बनेगा। तो याद रखना कि जब भी सेल्स को एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जब भी सेल्स को एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे याद रखना सेल्स क्या करेगा, मैस सिस्टम मतलब मैस मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम का काम करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बना सके, ठीक है। और जब भी हम लोग बोलेंगे सेल्स को एटीपी का रिक्वायरमेंट या एनर्जी का रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू हम लोग बोलेंगे ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा कम होता है एनर्जी का रिक्वायरमेंट, जब सेल्स को थोड़ा कम होता है तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे सेल्स ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल का काम करता है, तब जाके कम एटीपी बनता है, या हम लोग बोलेंगे 30 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये डिपेंड करता है 30 और 32, ये डिपेंड करता है हम लोग बोलेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय द सेल। एनर्जी को ज़्यादा अगर सेल्स को अगर ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे मैस चलेगा और 32 एटीपी बनेगा। सेल्स को कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो जीपीएस सिस्टम काम करेगा, कितना एटीपी बनेगा 30 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पर है ना 32 30 एटीपी बने, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था 38 एटीपी बनेगा, और कितना एटीपी बनेगा 36 एटीपी बनेगा, ये क्या था ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना, आने वाले लेक्चर्स में। अभी बस इतना जानिए कि ऐसे करके हम लोग बोलेंगे 30 और 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल है और ये देखो ये क्या चीज़ है मैलेट एस्पार्टेट जो शटल है, ये शटल
का मैकेनिज्म क्या है, कैसे करके ये रिड्यूस ने डीएचटी को कहाँ तक पहुंचाता है हम लोग बोलेंगे। मैटर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर कराता है, वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।